Hello and welcome to my programming channel. Programming for anyone and everyone. We are learning Python. We will make programming simpler for you. अब हम पहुंचे अपनी अगली कॉन्सेप्ट पे जिसको हम कहते हैं एरे। एरे है तो डेटा स्ट्रक्चर ही, लेकिन हमने उसको डेटा स्ट्रक्चर से अलग करके यहाँ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग बेसिक्स में सिखा रहे हैं, क्योंकि एरेज जो है ना, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। हर प्रोग्रामर उसको यूज़ करता है, सिंपल से सिंपल प्रोग्राम में वो यूज़ होते हैं। तो उसको हमने डेटा स्ट्रक्चर से अलग कर दिया। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे, 1 घंटे में आपको पूरे डेटा स्ट्रक्चर के ब्रीफ सिखा देंगे हम आपको, तो वो भी एक वीडियो आएगी। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एरेज, सिर्फ एरेज। तो हम बड़ा ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमें किसी एक स्टूडेंट की एवरेज मार्क्स पता करने हैं। उसने 3 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दिया, इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में, और तीनों में उसने कुछ स्कोर किया। किसी में 89 आया उसके 100 में से, किसी में 90 आया, किसी में 92 आए। तो अब हम जानना चाहते हैं कि उसका एवरेज परसेंटेज क्या है, एवरेज स्कोर क्या है। तो ये हमने उसके लिए पहले हम बिना एरेज के आपको यही प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हमने एरे कैसे यूज़ कर दी और एरे यूज़ करने से हमें एडवांटेज क्या मिलता है। तो हम बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हैं और उसके मार्क्स हैं इंग्लिश में 90 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 89 आउट ऑफ 100 और साइंस में 92 आउट ऑफ 100। और एवरेज निकालने का सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपको पता होगा ऑलरेडी, जब आपने मैथ्स पढ़ी होगी स्कूल में, कॉलेज में। तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर 4 सब्जेक्ट्स होते तो चारों के ऐड करके हम 4 से डिवाइड करते। तो अभी हमारी एवरेज क्या निकल रही है, 90.33। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम कंसिडर कर रहे हैं रिजल्ट को, तो हम 90.33 बोल रहे हैं। अगर हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक कंसिडर कर रहे होते तो हम बोलते हैं 90.33, यानी 4 बार 3, 90.3333। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें 2 डिजिट तक ही डेसिमल को रखना है, लेकिन हम 2, 4, 8, 10 कितने भी रख सकते हैं। आगे जो हम फ्यूचर में प्रोग्रामिंग आपको बताएंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसमें हम आपको सिखाएंगे कि डिवीजन को कैसे कंट्रोल करते हैं कि हमें जितने डेसिमल चाहिए उतने डेसिमल का रिजल्ट हम छाप सकते। तो वही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है जो पहले से हम यूज़ कर रहे हैं। पहले हम इनपुट लेते हैं और इनपुट से पहले हमने उसको एक बोला हुआ है कि भाई तू इनपुट लेने से पहले पूछ कि क्या चीज़ की इनपुट है। तो यहाँ हमने इनपुट कमांड के अंदर लिख दिया एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश, कि इंग्लिश के मार्क्स तुम एंटर करो। तो ये पहले प्रिंट करेगा और फिर इनपुट लेगा, और तीनों इनपुट्स फ्लोट है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मार्क्स। तो हमने क्या लिखा, पहले तीनों के मार्क्स यूज़र से पूछ लिए कि भाई इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, मैथ्स में कितने मार्क्स थे, साइंस में कितने मार्क्स। फिर हमने एक टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें तीनों को ऐड कर दिया। फिर हमने एवरेज मार्क्स का एक दूसरा वेरिएबल लिया है जिसमें हमने टोटल मार्क्स को 3 से डिवाइड करके उसकी वैल्यू रख दी। और फिर लास्ट में हमने उसको बता दिया भाई तेरी एवरेज इतनी है, एवरेज इतने मार्क्स है। तो वो जो हमने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए थे उसको ब्रेसेस में हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया। तो वो क्या करेगा कि एवरेज मार्क्स, जो चीज़ हम ब्रेसेस में लिखते हैं ना, उस नाम के वेरिएबल की वैल्यू को वहाँ लगा देता है वो। तो जो भी वैल्यू एवरेज मार्क्स की आई होती है उसको वहाँ लिख देता है, प्रिंट कर देता है। अब सोचो कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स है, अगर हमारे पास हज़ारों सब्जेक्ट्स होते, 100 सब्जेक्ट्स होते, हज़ारों सब्जेक्ट होते, तो ऐसे हम कितने वेरिएबल लेते हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने वेरिएबल्स लेना, उनको संभालना, उनको लिखने में, टाइप करने में कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास होते हैं एरेज। एरे में हम क्या करते हैं कि हम एक ही वेरिएबल में कई सारी एक टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, उसका नाम एक ही दे सकते हैं। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, इंग्लिश के मार्क्स को अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, मैथ्स को अलग, साइंस को अलग। अब हम क्या कर सकते हैं, एरेज में हम एक ही वेरिएबल में 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 100 सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट हों, उनके मार्क्स को हम स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल।
वो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। और दूसरा एक और ऑप्शन है, अगर हमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स नहीं बहुत सारे हो, 50 स्टूडेंट हैं और हर एक के 5-5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, तो हम एक डबल मैट्रिक्स की एरे भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही स्टूडेंट है, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं और उनको हमको सबको एवरेज निकाल के, तो अभी हम 3 ही सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया माई एरे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई सारी लैंग्वेजेस में हमें एरे को पहले डिफाइन कर, कोई भी वेरिएबल को, जैसे जावा हो गई, सी हो गई, इस लैंग्वेज में हमें पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है कि उसमें किस चीज़, किस टाइप की एरे, इंटीजर की है, फ्लोट की है, किस चीज़ की है और कितने एलिमेंट्स है। लेकिन यहाँ पाइथन में हमें कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख रहे हैं माई एरे इज इक्वल टू 0 0 0। तो जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, मैंने आपको बताया था पाइथन में वो एक लिस्ट होती है। तो यहाँ हमने 3 जीरोस की लिस्ट को एरे में डाल दिया। बेसिकली हम पाइथन को इसमें यह बता रहे हैं कि भाई हमारी एरे इंटीजर्स की है और हमने 3 इंटीजर्स को, यानी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हमने एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है और उस वेरिएबल का नाम है माई एरे। तो हम अगले भी चले गए, फिर माई एरे 0 हमने लिख दिया। 0 मतलब उस एरे का पहला एलिमेंट, जो पहला सब्जेक्ट जिसके मार्क्स हम देख रहे हैं। तो माई एरे 0 इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट एलिमेंट। तो इनपुट कमांड क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा एंटर फर्स्ट एलिमेंट, फिर जो भी उस बंदे ने एंटर किया, सपोज उसमें 90 मार्क्स आए थे पहले सब्जेक्ट में, तो पहले सब्जेक्ट में 90 वो एंटर कर देगा और माई एरे 0 की वैल्यू तब हो जाएगी 90। ऐसे ही 0 1 2 तीनों वेरिएबल्स में हम कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करके डाल रहे हैं और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं। अभी हम एवरेज नहीं निकाल रहे, अभी हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं उस एरे को। तो इसकी आउटपुट कैसे आएगी, तो हम अगले प्रोग्राम में चल रहे हैं जिसमें हम अब एवरेज भी निकाल रहे हैं। पहले तो सिर्फ हमने इनपुट लेके दिखा दिए थे, अब हम एवरेज भी ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कर रहे हैं हम कि हमने इसमें सब्जेक्ट्स को फिक्स नहीं किया कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। पहले फिक्स थे कि हम 3 ही सब्जेक्ट हैं, पर अब हमने कर दिया भाई जितने भी तेरे सब्जेक्ट्स हैं तो उतने डाल सकता है। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं कि भाई तेरे सब्जेक्ट्स कितने हैं, कितने सब्जेक्ट्स तूने पढ़े हैं। तो नम सब्जेक्ट्स एक वेरिएबल हमने ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया इंट इनपुट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इंट का रीड कर रहे हैं भाई तेरे सब्जेक्ट्स हैं कितने। अब 4.5 सब्जेक्ट्स तो हो नहीं सकते, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, तो इसीलिए हमने इंटीजर लिया है इसको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके पिछले कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होते जाए। तो मार्क्स की लिस्ट में अब हमें पता नहीं है, पिछली बार तो हमें पता था कि 3 ही सब्जेक्ट्स हैं तो हमने 0 0 0 करके इनिशियलाइज कर दी थी। पर इस बार हमने क्या किया है कि मार्क्स की लिस्ट को इनिशियलाइज तो किया है, शुरुआत की वैल्यू उसके अंदर डाली तो है, पर एम्प्टी डाल दी है शुरू में। भाई मार्क्स की लिस्ट को एम्प्टी रख, हमें नहीं पता कितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, तो हमने एम्प्टी लिस्ट सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी है, मतलब एम्प्टी लिस्ट बना दी। और एम्प्टी लिस्ट में हमने मार्क्स लिस्ट को असाइन कर दिया कि भाई हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम है मार्क्स लिस्ट, और अभी वो एम्प्टी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यही पूछा है यूजर से कि भाई तेरे सब्जेक्ट कितने हैं, पर मार्क्स कितने हैं हर एक सब्जेक्ट में वो अभी हमने पूछने हैं, अभी हमने पूछे। तो हमने इस बार एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया। आई को बोलते हैं काउंटर, जैसे हमने आपको एक्यूमुलेटर के बारे में बताया था, वैसे ही आई नाम के वेरिएबल को यहाँ पर जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं काउंटर। काउंटर क्या करता है, पहले उसकी वैल्यू 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है। तो हमने क्या किया है कि जितने सब्जेक्ट्स थे वहां तक हम जाएंगे, और 0 से स्टार्ट होता है, याद रखिए 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो हम 0 to 4 जाएंगे। 0 1 2 3 4 हो गए ना 5, तो हम 5 सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तक ही जाएंगे। जितनी रेंज में हम जो नंबर देते हैं ना उससे एक कम तक ही हो जाता है एक्चुअली। तो मार्क्स में हम गए, अब मार्क्स हमने ले लिए। मार्क्स एक वेरिएबल है जिसमें हम टेम्परेरी मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और तो हमने लिख दिया। अब मार्क्स आ गए तो फ्लोट हो गया,
पहले नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे तो वो इंटीजर था, और मार्क्स तो भाई परसेंटेज में हो सकता है तो फ्लोट हो गया। तो मार्क्स को हमने लिख लिया, मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा है? पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट। अब हम इंग्लिश में आज यूज़ नहीं कर रहे, अब हम सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3 ऐसा करके लिखेंगे। तो एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट, अब हमने बेसिस डाल दी, करली ब्रैकेट्स, और हमने i+1 लिखा है, क्योंकि पहले 0 से i स्टार्ट होता है, तो 0 सब्जेक्ट तो कोई नहीं होता ना, तो हमने फर्स्ट 1 सब्जेक्ट लिखा है, तो एक ऐड कर दिया। 0 वाला जो सब्जेक्ट है वो 1 आएगा, 1 वाला सब्जेक्ट 2 आएगा। ऐसे कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स हमें चाहिए वो हमने छाप दिया, फिर उसके मार्क्स क्योंकि वो मार्क्स वेरिएबल पे आ गए। अब मार्क्स लिस्ट में हमने अपेंड कर दिया। अपेंड करना मतलब जोड़ना। जैसे हम दो कपड़े के टुकड़े लेके उनको आपस में स्टिच करके जोड़ देते हैं ना, ऐसे हमने पुरानी लिस्ट में एक नया नंबर ऐड कर दिया, मार्क्स। तो पहले बार क्या होगा, वो बोलेगा एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, फिर हम डालेंगे 92। तो सबसे पहले लिस्ट में एंटर हो जाएगा 92। फिर फॉर लूप का अगला चलेगा, आई हो जाएगा 1, और फिर छपेगा एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 2, फिर हमने डाला 39। तो मार्क्स लिस्ट में फिर एक और जुड़ जाएगा 39, ऐसे जुड़ता चला जाएगा। जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतने मार्क्स हमें मिल जाएंगे, अपेंड 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 होकर। फिर हमने एक और नया वेरिएबल लिया है, टोटल मार्क्स, और हम फिर से वही फॉर लूप चला रहे हैं। एक एक करके जितने भी मार्क्स थे उनको ऐड करना है। तो हमने लिख दिया फॉर मार्क्स इन मार्क्स लिस्ट, मतलब अब हमें गिनती तक जाने की जरूरत नहीं। पहले हम बोले थे हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं, तो रेंज हमने रेंज 5 लिख दी थी, रेंज के हिसाब से चल रहे थे। अब हम चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास मार्क्स लिस्ट में ऑलरेडी सारे मार्क्स हैं। अभी भी हम वैसे भी कर सकते हैं कि हम लिख दें फॉर मार्क्स इन रेंज नाम सब्जेक्ट्स, वैसे भी कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा बेटर तरीका है क्योंकि हमने मार्क्स लिस्ट में ऑलरेडी सारे मार्क्स रखे हुए हैं। तो जितने भी मार्क्स हैं, चाहे 5 है 6 है जो भी है, उतने मार्क्स के लिए एक एक करके टोटल मार्क्स में मार्क्स को ऐड कर लो। तो पहले हम लिखते थे टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स प्लस मार्क्स। उसी को लिखने का एक दूसरा इजी तरीका है टोटल मार्क्स प्लस इक्वल टू मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स में मार्क्स को ऐड कर दो। अब हमने फाइनली एवरेज मार्क्स निकालना है, तो हमने एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर सब्जेक्ट। जितने नंबर थे टोटल मार्क्स को उतने से डिवाइड करके फाइनली हम एवरेज प्रिंट कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपको समझ आ रहा है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब हम अगली स्टेटमेंट में पहुँचते हैं, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या करती है कि हमें किसी कंडीशन में क्या काम करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर रात के 10 बज गए हैं तो हमें किसी को कॉल नहीं करना है, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 देन डोंट कॉल। ठीक है, तो किसी कंडीशन पे क्या करना है वो हमें इफ स्टेटमेंट से पता चलेगा। अभी हमने आपको इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स सिखाया, इसको बोलते हैं सिंटैक्स, कि लैंग्वेज के रूल्स क्या कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट। आगे हम इसको यूज करके आपको दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि यूज कैसे करें। अब हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं उन सारों को एक बढ़िया से प्रोग्राम में यूज करते हैं और ढूंढते हैं कि लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है एक लिस्ट में। तो हमें एक लिस्ट दे दी गई है। अभी तो इसमें 4 ही नंबर्स हैं, लेकिन आप 100 नंबर, 1000 नंबर, 10,000, 1 लाख, कितने भी नंबर्स की एक बड़ी सी लिस्ट सोचिए, और उसमें से हमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे बड़े नंबर से छोटा नंबर हमें ढूंढना है। तो जैसे ये 4 नंबर्स की लिस्ट है, इसमें 13 है, 14 है, 9 है, 18 है, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है कि 18 सबसे बड़ा नंबर है और 14 जो है वो सेकंड लार्जेस्ट, यानी बड़े से छोटा वो नंबर है। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कितने भी बड़ी लिस्ट में से लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ढूंढ पाए। तो अब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ चुके हैं और आगे हम और कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे और मज़े लेते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को फन और
इजी वे में समझ के अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ पर नहीं समझ आया वहाँ आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने 2 बकेट्स ली हुई है। एक बकेट में हमने सबसे लार्जेस्ट नंबर रखा हुआ और दूसरी बकेट में हमने सेकंड लार्जेस्ट नंबर रखा हुआ। और शुरुआत में हम दोनों बकेट्स को एम्प्टी कर देते हैं। हम बोलते हैं भाई किसी बकेट में भी कोई भी नंबर नहीं है। हम लार्जेस्ट में भी हमने नन डाल दिया और सेकंड लार्जेस्ट में भी नन डाल दिया। आपको याद होगा कि हमने जब वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ी थी तो हमने नन टाइप पढ़ी थी। तो नन की जो टाइप होती है वो नन टाइप। तो अब हम वाइल ट्रू वही कहानी हमने लगाई है कि जब तक पावर में कट ना हो, कंप्यूटर बंद ना कर दिया जाए, तब तक चलते रहो। करना क्या है तब तक, सबसे पहले एक फ्लोटिंग नंबर एंटर करना है हमें। एंटर इनपुट लेनी है हमें किसी फ्लोटिंग नंबर की, जो लिस्ट में से हम बड़ा और छोटा ढूंढेंगे। और जहाँ पर 0 एंटर कर दिया वही सेम हमने कहानी रखी है। जहाँ 0 एंटर कर दिया हमें लिस्ट खत्म। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले यूज़र से पूछिए भाई लिस्ट में कितने नंबर है, तो उतनी बार उससे नंबर एंटर करने को कहिए। वो भी पॉसिबल है, वैसे भी कर सकते हैं आप। तो इसमें हमने 0 टू टर्मिनेट रखा है। मतलब जैसे ही 0 एंटर होगा मतलब समझ जाएगा कि लिस्ट का एंड है। तो वाइल ट्रू नंबर नाम के वेरिएबल में एक इनपुट यूजर से रीड कर लो। अब नंबर 0 है तो लिख दो ब्रेक। ब्रेक मतलब जो भी हमारा लूप है उसमें से बाहर, उस लूप के खत्म होने के बाद की अगली स्टेटमेंट चलानी है। यानी जैसे ही ब्रेक कमांड कंप्यूटर पढ़ता है वो वाइल ट्रू से बाहर चला जाता है। अब पहले तो हमने क्या किया था कि हम तब तक वाइल ट्रू हमने लिख दिया था और प्रोग्राम तब तक चलता रहा था जब तक लाइट नहीं जाती या कंप्यूटर बंद नहीं। लेकिन इस बार हमने उसमें से लूप में से एग्जिट करने की एक तरीका रखा है कि जैसे ही 0 एग्जिट कर जाओ लूप से और लूप के बाहर वाली पहली स्टेटमेंट को चला दो। तो ये प्रोग्राम जो है वो लाइफ के एंड तक नहीं चलता रहेगा। ये अब जैसे ही हम 0 डालेंगे ब्रेक करके वो बाहर आ जाएगा। पर जब तक 0 नहीं आया तब तक वो अगली इफ स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो इफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, अब 2 चीज़ें चेक कर रही है इफ स्टेटमेंट। क्या ये नंबर अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है, ये देखना है। तो ये देखने के लिए हमें 2 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर हमारी लार्जेस्ट वाली बकेट खाली है तो उस बकेट में पहले नंबर को डाल दो। सोचो कुछ मत, देखो कुछ मत, सीधा डाल दो। तो पहला नंबर जो है भाई वो अभी तक तो लार्जेस्ट ही है ना, तो लार्जेस्ट वाली बकेट में इस पहले नंबर को डाल दो। अगर बकेट में कुछ नहीं, अगर बकेट में कुछ है, पहले से कोई नंबर पड़ा हुआ है, तो कंपेयर करो कि क्या वो जो पहले वाला नंबर पड़ा हुआ है वो बड़ा है या अभी जो नंबर नया लाया है वो बड़ा है। अगर नया नंबर बड़ा है तो नए नंबर को डाल दो बकेट में, पुराने नंबर को हटा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ लार्जेस्ट इज नन, मतलब बकेट अभी खाली है। अगर लार्जेस्ट नन है तो बकेट अभी खाली है, तो आगे बढ़ जाओ। या तो अगर बकेट में कुछ है तो नंबर वो अभी एंटर किए वाले नंबर को उस पुराने नंबर से लार्जेस्ट से कंपेयर कर लो। अगर नंबर बड़ा है अभी वाला तो अभी आगे बढ़ जाओ। तो फिर क्या करो, सेकंड लार्जेस्ट को, अभी तक जो लार्जेस्ट था उसको सेकंड लार्जेस्ट में शिफ्ट कर दो और लार्जेस्ट में अब आए नंबर को डाल दो। पुराना नंबर हटा निकाल के इस बकेट से सेकंड लार्जेस्ट वाली बकेट में डाल दो और लार्जेस्ट वाली बकेट में अभी वाले नंबर को डाल दो। और ऐसे में क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है, अगर नंबर अभी तक का सबसे बड़ा नंबर नहीं है तो क्या करना है, फिर सेकंड लार्जेस्ट वाली बकेट को देखो। फिर सेकंड लार्जेस्ट में अगर कुछ नहीं है, अभी वाला नंबर लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है और नंबर लार्जेस्ट नहीं है, तो सेकंड लार्जेस्ट वाले नंबर में नंबर को डाल। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा और अब हम आगे भी इसको आपको और क्लियर करेंगे। डोंट वरी, अगर यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो नेक्स्ट स्लाइड में समझ आ जाएगा। आगे हम इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर अब अगली स्टेटमेंट में आते हैं, इफ लार्जेस्ट इज नन और सेकंड लार्जेस्ट इज नन। अब हम पूरा लूप अपना चला चुके हैं, हमने सारे नंबर्स रीड कर लिए, हमने देख लिया कि उसमें से लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। अब हम पहुंचे हैं कि अगर सपोज उस बंदे ने 2 नंबर भी एंटर नहीं किया, सपोज इससे पहला नंबर एंटर किया 2 फिर एंटर कर दिया 0,
तो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्टी रह जाएगा, नंबर ही नहीं थे भाई उसके पास को लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट निकाल सके। तो उस केस में वो पहली स्टेटमेंट में जाएगा इफ लार्जेस्ट इज नन और सेकंड लार्जेस्ट इज नन, मतलब दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर उसको नहीं मिला वो छाप देगा कि नॉट इनफ नंबर्स, हमारे पास इतने नंबर थे ही नहीं कि हम लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट ढूंढ पाते। और अगर ऐसा नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा। एल्स में वो क्या करेगा, लार्जेस्ट नंबर इज इतना और सेकंड लार्जेस्ट इज इतना, दोनों को प्रिंट कर देगा। प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। ब्रेसेस में जो चीज़ हम लिखते हैं वही हमारा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है वहाँ। अब आगे चलते हैं। अब हमारी लिस्ट हमने आपको पहले से बताया हुआ कि हमारी लिस्ट है 13, 14, 9, 19। अब हमने यहाँ 2 बकेट्स ले लिया, एक बकेट का नाम है लार्जेस्ट, एक का नाम है सेकंड लार्जेस्ट, और दोनों में शुरुआत में हमने नन रख दिया क्योंकि हम स्टेप 0 पे हैं और हमारी दोनों बकेट्स अभी खाली। फिर हम स्टेप 1 पे चले गए और हमने पहला नंबर इनपुट से रीड किया 13। तो 13 अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है, तो लार्जेस्ट वाले में हमने 13 लिख दिया और सेकंड लार्जेस्ट में अभी भी नन है क्योंकि हमारे पास दूसरा नंबर कोई है ही जिसको हम सेकंड लार्जेस्ट बोल सकें। फिर हम स्टेप 2 पे चले गए। अब हमने नंबर रीड किया 14। तो 14 नंबर जो था वो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट है क्योंकि 13 से बड़ा है, तो 13 से बड़ा है तो लार्जेस्ट वाली में अब हमने क्या किया कि पहले जो लार्जेस्ट में था 13 वो हमने सेकंड लार्जेस्ट वाली बकेट में शिफ्ट कर दिया और लार्जेस्ट वाली बकेट में लिख दिया 14। अब नया नंबर 14 था, 14 बड़ा था 13 से, तो 13 को निकाल के उधर शिफ्ट कर दिया और 14 को इसमें डाल दिया। उसके बाद हम गए स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हमने इनपुट से फिर रीड किया 9 रीड करने के बाद अब हमें पता चलता है कि 9 तो नंबर छोटा है 14 से, तो इसको अब हमें कुछ नहीं करना, इसको हम सिर्फ भूल जाते हैं, किसी भी बकेट में कुछ नहीं डालना। अभी भी 14 बड़ा है सबसे और 13 उससे छोटा है। फिर हम अगला नंबर रीड करते हैं 18। अब 18 बड़ा है 14 से, तो फिर से हम 14 को लार्जेस्ट वाली बकेट से शिफ्ट करके सेकंड लार्जेस्ट में डाल देंगे और फिर से हम लार्जेस्ट वाली बकेट में अभी तक का सबसे लार्जेस्ट नंबर 18 वो डाल, और लास्ट में उस बंदे ने लिख दिया 0 मतलब एंड। ये स्टॉपिंग कंडीशन है स्टेप 5 में, और उसके बाद वो प्रोग्राम सिंपली प्रिंट कर देगा कि लार्जेस्ट नंबर 18 है और सेकंड लार्जेस्ट 14। आई होप कि अभी तक की कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं। अगर नहीं भी समझ आए कोई चिंता नहीं, आगे जैसे हम बढ़ेंगे पिछले कॉन्सेप्ट्स और क्लैरिफाई और डिटेल में समझते ही जाएंगे। और अभी आपका थोड़ा प्रैक्टिस टाइम है, आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। 2 एक्सरसाइजेज मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये एक्सरसाइजेज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो पिछला जब तक आप पकड़ नहीं लेंगे आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप रुक जाइए, इंटरनेट पे गूगल करिए फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या सीरीज होती है? एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर्स का सम हो, 2, 3, 5, 8 ऐसे करके ये सीरीज चलती है। तो इस समय आप एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाइए जो फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करता हो, और जैसे हमने ऑड नंबर की प्रिंटिंग आपको सिखाई वैसे ही आप इवन नंबर्स प्रिंट करके देखिए। इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आप प्रिंट करेंगे। जैसे हमने ऑड नंबर्स का सिखाया बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों प्रोग्राम में, तो आप प्रोग्रामिंग करके देखिए। ये जो हमने एरे से एवरेज निकाली, जो प्रोग्राम आपको हमने सिखाया, ये प्रोग्राम बिना एरेज के भी लिखा जा सकता है, पर हम एरेज आपको सिखाना चाहते थे, इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने बिना एरेज के लिखना की कोशिश कर, इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने एरेज के साथ लिखा है। पर आपको जो कॉन्सेप्ट हमने एक्यूमुलेटर का और अभी वाला लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप एवरेज मल्टीपल सब्जेक्ट्स यानी 50, 60, 100 जितने भी सब्जेक्ट्स हों उन सब की एवरेज को बिना एरेज के भी कर सकते हैं। तो वो भी प्रोग्राम आप लिख के देखें, बिना एरे को यूज़ किए एवरेज निकाल के देखें। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे प्रोग्रामर हमारे साथ बनते जाएंगे। तो अपने इस वीडियो के एंड में पहुंचते हैं और अगले वीडियो में आपका वेलकम करेंगे। अगले वीडियो का नाम है फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और आगे बढ़िए, अच्छे प्रोग्रामर बनते रहिए, हम आपके साथ हैं।